नमस्कार मित्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे देश का एक प्रतिष्ठात्मक साहित्यिक पुरस्कार है। और जैसे हमारी साहित्य अकादमी का जो सम्मान है या व्यास सम्मान है, इन दोनों को एक महत्वपूर्ण सम्मान माना जाता है। वैसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार इनके महत्व में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है। और उस वृद्धि में सबसे बड़ी बात यह है कि दो व्यक्तियों को दिया गया। ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इस बार इसलिए किया गया कि दोनों ही उम्र के उस मुकाम पर हैं कि जो भी छूट गया वो एक प्रकार से लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी एक अमूल्य जो प्रसंग की बात है वो छूट जाएगी। और ज्ञानपीठ के निर्णायक मंडल ने इस बार दो नामों की सिफारिश की और ये भी आग्रह ज्ञानपीठ के निदेशक मंडल से किया कि दोनों को ही इस बार ज्ञानपीठ दिया जाए। एक गुलजार को उर्दू शायरी में ज्ञानपीठ दिया गया उनकी उपलब्धियों के लिए, उनकी देन के लिए। और दूसरे संस्कृत के महान विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य। दोनों ही विलक्षण शख्सियतें और दोनों की अपनी अपनी देन भी विलक्षण, इसमें कोई संदेह नहीं। जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने स्वाध्याय का अपना जो मिशन था उसको आरंभ किया, तो उस वक्त उन दिनों में ब्रेल लिपि भी नहीं होती थी कि जिससे अंधा कुछ हाथों के संकेत से ब्रेल लिपि को पढ़ सके, उसे ग्रहण कर सके, आत्मसात कर सके। लेकिन ब्रेल लिपि के अभाव में भी जगत गुरु राम भद्राचार्य ने संस्कृत में 80 से अधिक पुस्तकें, उनकी रचना की। और ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं इनको विलक्षण माना जाता है। इसमें महाकाव्य एपिक जिसे आप बोलते हैं, वो एक बहुत विशाल तकनीक पर आधारित होता है। उसमें आप किसी किस्म की महाकाव्य के जो गुण होते हैं उनकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते। ना उस महाकाव्य का नायक कैसा होना चाहिए, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, हर सर्ग के अंत में और शुरुआत में कौन सा छंद प्रयोग होता है, ये सारी उसकी सीमा रेखाएं हैं। ये सारी की सारी ऑब्स्टैकल रेस जैसे होती हैं, ये सारी की सारी पार करनी पड़ती, तब जाके एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। और जो महाकाव्य लिख दिया जाता है वो फिर बाद में चर्चा का विषय बनता है। कमायनी आज भी चर्चा का विषय है। इसी संदर्भ में मैं बता रहा था आपसे, जानकारी ये बांट रहा था कि आचार्य जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक दो नहीं बल्कि 4 महाकाव्य रचे। और 4 महाकाव्यों में 2 तो विशुद्ध रूप से संस्कृत में थे और 2 हिंदी में। अब आप पूछोगे वो कैसे चीज़ों को, क्या उनको आकाशवाणी होती थी? ऐसा नहीं था। वो अपने शिष्य परंपरा में जो बहुत सुलझे हुए शिष्य होते थे उनसे सुनते थे कुछ कथानक, और कथानक सुनने के बाद उनको इतना ग्रहण अंदर भीतर कर लेते थे कि बाद में उनके बारे में बोलना शुरू करते थे। और जो वो बोलते थे उनके शिष्य साथ साथ उसकी नोटिंग ले लिया करते थे, उनको बिल्कुल लिपिबद्ध कर लिया करते थे। और लिपिबद्ध करने के बाद वो चीज़ें जब सामने आती थी प्रकाशित रूप में, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य तो कभी नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा उसको पढ़ पढ़ के लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि जब ज्ञानपीठ देने की बात आई तो संस्कृत के विद्वान को सम्मान देने के लिए और कोई भी विकल्प निर्णायकों के सामने नहीं था कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा अद्भुत व्यक्ति जो बाकायदा इसी संसार में आज भी विद्यमान है, वो एक अजूबा है, वो एक अद्भुत शख्सियत हैं, गुणों की खान हैं। यदि उनकी उपेक्षा हो गई तो ज्ञानपीठ की जो गरिमा है उसे आप कहाँ तलाशेंगे? इसी तलाश में इस बार ये निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरयू पारीय कहते हैं ब्राह्मण परिवार, सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार अलग होते हैं और सारस्वत ब्राह्मण अलग होते हैं। तो ये ब्राह्मणों के अपने वर्गीकरण हैं, इन बातों में हमें क्या लेना देना। लेकिन इनकी जो पहचान है ब्राह्मणों में सरयोपारीय ब्राह्मण के रूप में हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने छोटे मोटे के सिर्फ ये नहीं कि एक पाठशाला कोई आरंभ कर दी हो या एक कॉलेज बना दिया और संस्कृत का महाविद्यालय, ना, विश्वविद्यालय की स्थापना की।
और एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसमें संस्कृत पर निरंतर शोध का कार्य भी चलता है। और राम भद्राचार्य इस उम्र के इस मोड़ पर भी बकायदा वो सक्रिय हैं। और उनका ये माना जाता है कि जो जन्म है उनका, वो माना जाता है कि 14 जनवरी 1950 में हुआ था। और उम्र के अब मोड़ पर वो 74-75 साल के हो चुके हैं। 3/4 आप कह सकते हैं सदी पार कर चुके हैं। लेकिन 3/4 सदी में जो उन्होंने अद्भुत ग्रंथों की 80 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना की है, ये विलक्षण है। और सक्रिय बने हुए हैं। और जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुकदमा चला था, तो तब अदालत में भी पेश हुए थे। और अदालत में न्यायमूर्तियों ने जब उनसे विशिष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए कहा था कि कोई प्रमाण दीजिए कि पता चले कि राम कथा या राम मंदिर इसका कोई ऐतिहासिक धरातल भी है। उस समय ऐतिहासिक धरातल का प्रमाण देने के लिए पूरी अदालत में सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था, और वो जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा था कि मैं ऐतिहासिक प्रमाण भी यहाँ प्रस्तुत कर सकता हूँ। निर्णायक मंडल बड़े परेशान थे कि ये जो जन्मांध व्यक्ति हैं ये कैसे देंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रमाण प्रस्तुत किए, रामचरितमानस और रामायण दोनों ग्रंथों से जिस प्रकार के उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए, उनसे सिद्ध किया उन्होंने कि ये सारे के सारे ऐतिहासिक प्रकरण हैं, ये काल्पनिक रचनाओं पर आधारित प्रकरण नहीं है। तो मित्रों, ऐसी महान विभूति को नमन करना ज्ञानपीठ के लिए भी और शेष साहित्य जगत के लिए भी ये एक गौरव की बात है। शुक्रिया।